हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मई 2013 में बीजापुर के ईडसमेटा गांव में एक कथित मुठभेड़ हुई, लेकिन उस मुठभेड़ को लेकर इतने सवाल उठे कि इसके बाद अब इस पर रिपोर्ट का इंतजार हुआ। बाकायदा इस पर एक न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, सदन में रख दी गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिपोर्ट को सदन में पेश किया और इस रिपोर्ट के मुताबिक साफ साफ कहा गया कि सुरक्षा बलों ने बीच पंडुम का त्योहार मनाने वाले आदिवासियों पर घबराहट में गोली चलाई थी, जिसमें 8 ग्रामीण मारे गए। इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसे लेकर कुछ सुझाव दिए। तकरीबन 1 दशक के बाद यह साफ हुआ कि ईडसमेटा में जो मुठभेड़ थी वो फर्जी थी, जो आरोप थे वो सही थे। तो इस मामले में क्या अब कोई एक्शन होगा, कार्रवाई होगी और आगे उनको इंसाफ कैसे मिलेगा, इसके बारे में क्या राय रखते हैं दोनों पक्ष, सुनेंगे, समझेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईडसमेटा की जांच रिपोर्ट सदन में पेश। सीएम भूपेश बघेल ने पेश की मुठभेड़ की रिपोर्ट। आखिर 9 साल के बाद ईडसमेटा मुठभेड़ कांड की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी आत्मरक्षा में नहीं की गई थी। कोई भी तथ्य नहीं मिले जिनसे ये पता चलता हो कि ग्रामीणों की ओर से सुरक्षा बलों पर गोलियां चली हो या फिर हमला हुआ हो। आयोग ने साफ साफ कहा कि गोलीबारी ग्रामीणों को पहचानने में गलती और सुरक्षा बलों की घबराहट की वजह से हुई। आयोग ने माना कि मृत और घायल लोगों का नक्सलियों से कोई संबंध नहीं था। अगर सुरक्षा बलों के पास पर्याप्त सुरक्षा उपकरण, आधुनिक संचार साधन और बेहतर प्रशिक्षण होता तो इस घटना को रोका जा सकता था। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस कह रही है कि हमने जो आरोप लगाया था वही सब कुछ रिपोर्ट में है, जबकि बीजेपी का कहना है कि जो अनुशंसा की गई है उसके मुताबिक काम किया जाना चाहिए। जब विपक्ष में थे, हमने मांग किया था कि वो मुठभेड़ फर्जी है और प्राइमरी जो रिपोर्ट जुडिशियल इंक्वायरी का सबमिट हुआ है, कांग्रेस के जो आरोप थे वो लगभग उसमें सही पाए गए हैं। अब आगे उसमें एक्शन टेकन के बाद किस तरीके से और आदेश जारी होंगे वो भविष्य की बातें हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे एक न्यायालयीन प्रक्रिया से हुआ है और जुडिश एक अधिकारी ने उसकी जांच की है, जज ने जांच की है, तो मुझे लगता है वो सारे तथ्य विधानसभा में आएंगे और उस पर चर्चा होगी और उस पर आगे कार्रवाई भी होनी चाहिए। विधानसभा के पटल पर विशेष न्यायिक जांच आयोग की जो रिपोर्ट रखी गई उसके मुताबिक ये साफ है कि बीजापुर के ईडसमेटा में हुई कथित मुठभेड़ फर्जी थी। सुरक्षा बलों ने बीच पंडुम का त्योहार मना रहे आदिवासियों पर घबराहट में गोली चला दी, जिसमें 8 ग्रामीणों की मौत हुई थी। आयोग ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। फोर्स को आधुनिक उपकरण और साधन उपलब्ध कराए जाएं। इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। सुरक्षा कर्मियों को बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन उपकरण देने चाहिए। खुफिया सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जाए। दरअसल 17-18 मई 2013 की रात सुरक्षा बलों की फायरिंग में 8 ग्रामीणों की मौत हुई थी। उनमें से 4 बच्चे भी थे। सुरक्षा बल का दावा था कि वहां नक्सली थे। उन्होंने ग्रामीणों को ढाल बनाया और क्रॉस फायरिंग में उनकी मौत हुई, जबकि जांच आयोग की रिपोर्ट कहती है कि सुरक्षा कर्मियों ने घबराहट में गोलियां चलाई। आयोग ने सुरक्षा बलों के काम में कई खामियां पाई। ये भी कहा कि मारे गए आदिवासी निहत्थे थे और गोलियां चलने से सभी मारे गए। इस जांच रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद कई सवाल उठे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है अब आगे क्या। कथित मुठभेड़ में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। राजेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो 7 साल से अधिक हो गए, लगातार इस बात की मांग उठती रही कि इस जांच को सार्वजनिक किया जाए, जांच में जो बिंदु हैं उनके ऊपर बात की जाए और तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। इससे कई सारे लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हैं। कई दफ़ा इस पर दोनों पक्षों की सियासत भी देखने को मिली। प्रदेश की सियासत में ये बड़ा मुद्दा भी बना। बावजूद इसके अभी भी इस रिपोर्ट के बाद सवाल वही हैं, इंसाफ कब मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। हमारे साथ आज इस मंच पर इस विषय पर, गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए
हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा के साथ साथ 2 और मेहमान हैं। शिशुपाल सोरी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, जिम्मेदार विधायक महोदय। संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता महोदय। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शिशुपाल जी, ये एक ऐसा मुद्दा है जो जमीन से जुड़े हर एक नेता को, जो उस इलाके से, उस इलाके में काम करने वाले फोर्सेस से इस तरह जुड़ा हुआ है, इस तरह से कनेक्टेड है कि आप सब जानते हैं कि वहाँ काम करना कितना दुष्कर है, कितना मुश्किल है फोर्सेस के लिए। इस कार्यक्रम का मकसद कतई फोर्सेस को डीमोरलाइज करना नहीं, लेकिन ये एक बड़ी चूक रही जो अब इस रिपोर्ट में भी बात सामने आई। जब आप विपक्ष में थे तब आप लोग ही कहते थे कि इसमें बहुत बड़े झोल हैं, इसमें बहुत बड़े लूपहोल्स हैं। अब वो सब खुलकर सामने आए, अब आगे क्या? सरकार में आप हैं। पुनीत जी, हम लोगों का उस समय भी जब 2013 की घटना थी, उसी समय से जो परिस्थितियां थी उसको देखते हुए मीडिया में भी और कोई भी एक जो उधर जो नक्सली गतिविधियों को जानते हैं, घटनाओं को जानते हैं, उस स्थान को जानते हैं, उनका एक अनुमान था कि एक पक्षी जो आदिवासियों की हत्या हुई है वो इनकाउंटर नहीं हो सकता, कहीं न कहीं सुरक्षा बलों से समझने में गलती हुई है। ये बात पहले से ही है और कांग्रेस ने इस बात को बहुत प्रखरता से उठाया था और उसी का परिणाम था कि जांच आयोग गठित हुआ और जांच आयोग का रिपोर्ट अभी सामने है और जांच आयोग में की जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट हो गया है कि ये जो सुरक्षा कर्मियों से बहुत बड़ी भूल हुई। उन्हें सूचना तो थी किसी दूसरे स्थान की जहाँ से वो निकले थे और वहाँ सुरक्षा बलों में घबराहट और जो उनमें एक अविश्वास लोगों के प्रति कि लगता है कि कहीं पर भी अगर भीड़ है तो लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ हो रहा है। तो ये कारण हो सकते हैं, चाहे जो भी कारण हुआ हो, किंतु जो गोलीबारी हुई अनावश्यक, उससे 4 लोगों की जान गई, नहीं 8 लोगों की जान गई जी। 4 नाबालिग थे, कुल 8 लोगों की 8 लोगों की जान गई। 4 नाबालिग थे, 4-5 और गंभीर रूप से घायल हुए। तो एक बड़ी क्षति, जो मानव क्षति है, मानव जीवन बहुमूल्य है और खासकर वो आदिवासी जो निरीह हैं, निरपराध हैं, उनके साथ अगर ये घटना घटती है तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है और इस पे आगे पुनरावृत्ति ना हो। तो जस्टिस ने इस बात का भी उल्लेख किया है जो आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी आया है। पर मैं समझता हूँ कि इसके अलावा एक चीज़ जो हम देख रहे हैं कि जो सुरक्षा बल वहाँ तैनात हैं वो मानसिक रूप से इतने विचलित रहते हैं कि क्योंकि वहाँ सुविधाएं भी पूरी नहीं हैं उनके साथ, जो हथियारों के साथ जो चलते हैं वो भी अत्याधुनिक नहीं है, बहुत सारे इनका इंटेलिजेंस सिस्टम ख़राब है। तो इसकी वजह से और ये परिवार से बहुत दूर रहते हैं क्योंकि ये वहाँ पे बहुत सारे हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं वो अलग अलग जगहों से, अलग अलग बटालियनों से आए हैं। तो एक उनका जो मानसिक स्थिति एक लड़ने की नहीं है, तो उनको सशस्त्र, उनको एक ट्रेनिंग देना, तो शिशुपाल जी मानवीय संवेदनाओं के साथ ही साथ उनको ये भी कहना है कि कौन सी बातें जरूरी है, कौन सी नहीं है। ठीक है। तो इस तरह की एक बड़ी चूक हुई है। आपका लंबा एक्सपीरियंस है क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि आपको ये भी पता है कि किस तरह की सूचनाएं होती हैं और कितना और किस जल्दी के साथ में रिएक्ट करना होता है। पुनरावृत्ति ना उसके लिए तो सुझाव है, लेकिन जो हो गया उसका इंसाफ कैसे? क्या उसके लिए अब आगे कोई एक्शन होगा या उस पर भी विचार करना पड़ेगा? क्योंकि ये मामला बड़ा पेचीदा, उतना सरल नहीं है जितना सामने से दिखता है। इसमें 2 तरह की व्यवस्थाएं पहले से ही शासन ने निर्धारित किया है। 2015 के जो राहत नीति है नक्सलियों
की घटनाओं में अगर किसी परिवार को या सिविलियन को या पुलिस को कोई नुकसान होता है तो उसको क्या क्या सुविधाएं या क्या क्या हम उस परिवार को एक राहत के तौर पे दे सकते हैं। तो उसके तहत जो ऐसे परिवार जो इससे पीड़ित है, जिन्होंने अपने बेटा खोया है, किसी ने अपना परिवार का एक मुखिया खोया है, उनके लिए जो राहत योजना के तहत जो भी सहायता दिया जाना है, ठीक है, वो दिए जाएंगे। वो जो अभी जब तक ये प्रूफ नहीं होता है कि वो नक्सली नहीं है तब तक इसको दिया नहीं जाता था। तो उसके लिए हमारी सरकार ने बड़े संवेदनशीलता से जैसी रिपोर्ट आई है और उन्होंने एक कमेटी बनाई है कि उनको अधिकतम क्या क्या सुविधाएं दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो रिकमेंडेशन है आयोग के, उन सब रिकमेंडेशन पे भी अमल हो ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। इसके लिए भी वो कमेटी है, वो उस पर विचार करेगी और उसके आधार पे पुलिस में एक सुधारात्मक जो कदम उठाए जाते हैं वो उठाए जाएंगे ताकि उस क्षेत्र में अभी बहुत अच्छा एक जो माहौल बन रहा है शांति का। अभी मैं आंकड़े भी मेरे पास है, मैं देखा कि 19 के बाद से इस तरह के एक तो मैं आऊँगा, थोड़ा सा उन आंकड़ों पर भी आऊँगा, लेकिन हमारे साथ संजय जी भी हैं। संजय जी, तब आप सरकार में थे, सत्ता पक्ष के नाते आपकी जो चुनौतियां थीं, अब आप विपक्ष में हैं, रिपोर्ट को लग गया वक्त अच्छा खासा, लेकिन अब जो इंसाफ की बात है इसमें एक कमेटी बनाकर अधिकतम लाभ जितना आप दे सकते हैं वो दिया जाए और जो अनुशंसाएं उन पर एक्ट कैसे करना है ये सरकार ने तय किया। अब विपक्ष के नाते आपको क्या लगता है, ये ऐसी घटना थी जो एक दाग बनकर उस समय सरकार पर भी लगी थी? देखिए, हम सब जानते हैं कि प्रदेश नक्सलियों से किस तरीके से लगातार जूझ रहा है। जब हमारी भी सरकार थी और जब 3 वर्षों से भूपेश बघेल जी की सरकार है, लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं और बड़ी कठिन परिस्थितियों में लगातार सरकार और जो हमारे जवान हैं, जो तमाम पुलिस बलों के साथ में लगातार संघर्ष करते रहे और अधिकांश इस तरह की मुठभेड़ में हमको सफलता भी मिली। और जब लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जैसा कि अभी शौर्य जी भी कह रहे थे कि बहुत कभी तनाव, कभी कई विपरीत प्रकार की परिस्थितियां रहती हैं, कभी चूक भी होती है, इस बात को मैं मानता हूं। परिस्थितिवश जो मई 2013 के अंदर में ये घटना हुई, एटसमेड़ा की घटना हुई है और जो रिपोर्ट्स सदन के अंदर में आई है और प्रथम दृष्टया जो चीजें सामने आई हैं कि वो जो घटना थी वो घटना में कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसमें निर्दोष जो 8 आदिवासी मारे गए हैं, ये तथ्य सामने आया है। तो प्रथम दृष्टया ये सब चीजें जो सामने हैं, तो चूंकि अब घटना हो गई है, वास्तव में इस घटना की पुनरावृत्ति या किस मामले में चूक हो गई, किस तरीके से चूक हुई, जो रिपोर्ट्स के अंदर में होगा और जो रिपोर्ट्स ने जो तमाम प्रकार की विषयों को रखा है कि किस तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि जो घटना हुई, जो नुकसान उस परिवार को हुआ, जो ट्राइबल क्षेत्र के लोगों को हुआ है, ये वास्तव में एक बड़ा नुकसान है जो नहीं होना चाहिए और ना होना चाहिए था, ना आगे होना चाहिए और ना सरकार की कोई मंशा रहती कि इस तरह की या किसी की मंशा रहती कि जानबूझकर इस तरह की चीजों को करे। राजनीति से परे हटकर इस बात को मैं कह रहा हूं। अब उसका भुगतान या उसको हम किस तरीके से भुगतान स्वरूप हम क्या कर सकते हैं, तो मुझे लगता है जब रिपोर्ट्स इस तरह की आई है तो उस पर चर्चा होगी, विधानसभा में भी होगी और विपक्ष और पक्ष मिलकर इसमें हम क्या उस परिवार के लिए कर सकते हैं, क्या खड़े हो सकते हैं, क्या सरकारी मदद है, अचानक या कहें कि गलती से इस तरह की यदि घटना हुई है तो उस पर कहीं न कहीं जाकर उन परिवार के प्रति हम क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है इस दिशा में सरकार को संवेदनशीलता के साथ में समझने की आवश्यकता है। और ये सत्य है कि ये नक्सली मुठभेड़ जो लगातार हो रहे हैं, भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इस बात को भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए 100 घटनाएं होती, 100 में 99 घटनाएं इस तरह की नहीं होती कि कोई निर्दोष आदमी मारा जाए, लेकिन एक घटना हुई है तो वो भी क्षम्य नहीं है, वो भी कहीं न कहीं अक्षम्य है, क्योंकि वो परिवार का नुकसान तो हो गया। इसलिए अब उस नुकसान के लिए हम क्या भरपाई कर सकते हैं, सरकार और सब मिलकर, इस दिशा में मुझे लगता है कि चलिए बहुत बेहतर है कि इस पर राजनीति से परे जाकर कमेंट्स भी हो रहे हैं। और जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि बहुत ही अपने आप में संवेदनशील मसला और कोई भी सत्ता पक्ष विपक्ष कोई नहीं चाहेगा कि इस मसले में जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स हो। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी, आप लगातार इस पूरे प्रकरण को बहुत क्लोजली देख कर आए थे, वहाँ की परिस्थितियों के बारे में आप जानकारी लेकर आए थे। अब ये जो रिपोर्ट आई है, चूंकि जो वहाँ जाकर देखकर मिलकर आए हैं उनको पहले से इस बात का अंदाज़ा था कि एक्चुअली वहाँ क्या हुआ,
अब रिपोर्ट में कुछ अनुशंसाएं हैं, उनको लेकर लगता है कि इनसे पुनरावृत्ति रुक पाएगी। जी हाँ, देखिए अनुशंसाएं तो ठीक है, लेकिन आप देखिए कि अगर जब पैरामिलिट्री फोर्सेस या ऐसी फोर्सेस की उस इलाके में तैनाती होती है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में आप सुनते ही हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बारे में सुनते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में सुनते हैं। तो ये फोर्स की एक नैतिक जिम्मेदारी है, उनके ऑफिसर्स की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि इस मामले में काफ़ी सचेत रहें। बावजूद इसके ये घटनाक्रम हुआ और उस वक्त हम लोग मौके पर पहुंचे थे ग्राउंड पर और सारे के सारे ग्रामीण एकजुट हुए। उन्होंने वो एक एक जगह की तस्वीरें दिखाई थी कि किस जगह पे वो बैठक कर रहे थे। यहाँ तक कि जो पंडुम के लिए आयोजन से पहले जो मकान उन्होंने सजा रखा था, जिस जगह पर उनको धान या अनाज अपने बांधने थे, वो जगह तक वैसी की वैसी पड़ी थी और उसके आसपास गोलीबारी होने की वजह से लाशें बिछ गई थी। जिस जगह से गोलीबारी हुई थी वो पहाड़ी का हिस्सा था जिस तरफ फोर्स थी, और उसके बाद नीचे की तरफ में ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। ये ज़रूर बात आई जब घटनाक्रम हुई तो फोर्स ने कहा कि पहली गोली उधर से आई और इसलिए ये आशंका हुई कि ये नक्सलियों का जमावाड़ा है, और एक आरंभिक इस तरह की सूचना थी कि वहाँ इस तरह का कोई जमावाड़ा है जिसकी वजह से ऑपरेशन किया गया। तो अनुशंसाएं या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन या इंसर्जेंसी को हैंडल करने के तौर तरीकों को लेकर के ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि किस तरह से ऐसे मामलों में फोर्स से लापरवाही हो सकती है। ऐसी फोर्स से जो बाहरी इलाकों से पूरी तरह से बिना तैयार हुए ऑपरेशन में उतर जाती है, ये उसका एक उदाहरण है। और ये अपने आप में इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस इलाके में नक्सलियों के दबाव में ग्रामीण हैं, उस इलाके में निर्दोष ग्रामीणों को बेवजह अपने त्योहार के दौरान गोलियों का शिकार होते हैं। वो उसमें नाबालिग बच्चे मारे जाते हैं अपनी ज़मीन, अपने गांव पर। तो निश्चित तौर पर ये एक गंभीर परिस्थितियों को निर्मित करता है। हालांकि अब ये स्थितियां अलग हैं पुनीत, देखिए अब धीरे धीरे फोर्स भी इम्प्रूव कर रही हैं, लेकिन एक हमेशा ऐसे इलाके में, खासतौर पर बस्तर में इतने सालों में देखने में मिलता है वो ये कि जो सबसे अहम चीज़ है कि इंटेलिजेंस और ऑपरेशन, इसके बीच में एक महीन सी रेखा है जिस पर निर्णय तय करना होता है। ये बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी जिम्मेदारी लेना थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। नरेश, एक छोटा सा ब्रेक हमको लेना पड़ेगा, इसके बाद हम बात करेंगे उन अनुशंसाओं की जो अमल में आनी काफ़ी हद तक शुरू करने के बारे में पहले भी चर्चाएं हुई और अब तो चूंकि ये आ चुका है तो इसके बारे में क्या और कितना टाइम इसको दिया जाएगा इस पर। तो एडस मेटा इसकी रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट के ऊपर सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ अनुशंसाएं हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। शौरी साहब, जिस तरीके से हमने अभी तक कई दफ़ा, ऐसा हमें याद है कि कई बार हमने इस पर चर्चा की है और हर बार कुछ पॉइंट सामने आए हैं। ना फोर्सेस चाहती, ना सरकार, ना विपक्ष, कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटनाएं दोबारा से घटें। अब जो अनुशंसाएं, आपने कहा एक कमेटी है वो डिसाइड करेगी, लेकिन जैसे रिपोर्ट में लंबा वक्त लग गया, ऐसे कहीं इन अनुशंसाओं के पालना में लंबा वक्त तो ना लगेगा, क्योंकि फोर्सेस अभी भी हैं और लगातार उनको ऐसी कठिन चुनौतियों के बीच में ऑपरेशन भी करने होते हैं। पुनीत जी, जो अनुशंसाएं हैं उनमें से अधिकांश में अमल शुरू हो गया है। ये जितने सेंट्रल फोर्सेस हैं और स्टेट फोर्सेस हैं, इसके बीच समन्वय के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी है जिसके चेयरमैन सीएम साहब होते हैं, और इसके जितने फोर्सेस के जो स्टेट हेड्स हैं ये इनके सदस्य होते हैं। और ये सब बातें ऐसी नहीं हैं कि अनुशंसाएं अगर नहीं आती तो हम वो काम नहीं करते, क्योंकि अनुशंसाएं स्वाभाविक तौर पे वो परिस्थिति जन्य आती हैं और वो परिस्थितियाँ हमारे साथ पहले से विद्यमान थे और उसके सुधार के जो भी काम हो सकते थे वो हमने शुरू कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, पर वो अनुशंसाएं बिल्कुल हम सहमत हैं उससे, और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे करके ये इसमें कमी आ रही है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको अगर टाइम बाउंड करेंगे तो ठीक होगा, क्योंकि आप लोग लगातार खुद ही ये मांग करते आए कि एक समयबद्ध तरीके से आपको इसे करना चाहिए। संजय जी, विपक्ष के नाते आप अनुशंसाओं को भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक की शिशुपाल जी ने कि नई नहीं है, ये बातें प्रैक्टिकली प्रॉब्लम के तौर पर सामने आती नहीं। विपक्ष के नाते आपकी मांग। नहीं, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, शौरी जी की बात से भी मैं सहमत हूं, और ये हम सबका दायित्व बनता है, चाहे सरकारें किसी भी राजनीतिक दल की हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य की सरकारें हों। एक
कॉम्प्रिहेंशन एक एक्शन प्लान बनाकर, और विशेषकर रणनीति तो लड़ाई की बनती है, लेकिन क्या हम यदि किसी युद्ध को लड़ने के लिए जाते हैं तो हमारे पास वो संसाधन है कि नहीं। तो मुझे लगता है इस दिशा में कहीं न कहीं जो अनुशंसाएं आई हैं, ऐसा नहीं कि अनुशंसाएं नहीं है जैसा आप भी कह रहे हैं, मैं भी जो समझ रहा हूं, लेकिन अब उसकी पूर्ति करने के लिए, उनको उपलब्ध कराने के लिए ये वास्तव में हमको बड़ी गंभीरता के साथ में सोचने की आवश्यकता है। गलतियां होती हैं, हर एक व्यक्ति से, मनुष्य से हो जाती गलतियां, वो गलतियां न हो इस दिशा के लिए हमको और भी एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उन सब चीजों को मुहैया कराना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति, हम लोग तो शहर के अंदर में बैठे हैं, लेकिन वो व्यक्ति रात जंगल में, घने जंगलों में मौत का भी डर रहता है, युद्ध का भी डर रहता है, संघर्ष का भी रहता है, उन परिस्थितियों में वो लगातार संघर्ष करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन जवानों के लिए हमको संसाधनों की आवश्यकता है, रणनीति बनाने की भी आवश्यकता है। तो मुझे लगता है इस तरह की घटनाएं शायद न हो पाए। कुछ घटनाएं इस तरह की होती रही हैं, चाहे एडसमेटा की रिपोर्ट आई, फिर हम बात करें भंजदेव सिंह के समय की या सिलगेरी, किस तरह की घटनाएं समय समय पर होती है जो नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में सबको सामूहिकता के साथ में प्रयास करके, ठीक है, बेहतर है कि इस विषय में जल्द से जल्द काम हो। नरेश, एक बहुत ही संक्षेप में, आपने भी ये बात देखी है कि वहां आप कहते हैं कि बहुत परिवर्तन वहां हुआ है, अब पहले से काफी हद तक सुधार भी है, कोऑर्डिनेशन के लिए भी रेगुलरली केंद्र से भी अधिकारी आते हैं। क्या हम ये माने कि तब से लेकर अब तक 7 साल में काफी कुछ बदला है और ये उसी तरफ है जिसकी अनुशंसाएं हैं? जी हाँ, देखिए, फोर्स के स्तर पर तो काफ़ी कुछ बदला है, लेकिन हमेशा एक जो प्राथमिक बात है वो यही है कि अगर ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए वहाँ पर फोर्स है तो यही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि उनके त्यौहार को अगर मातम में बदल दिया जाए। तो इसका कहीं ना कहीं सरकार ये सोच, जिस तरह से विश्वास जीतना चाहती है स्थानीय लोगों के, तो ये संभव नहीं होगा, बल्कि इसमें गहरा आघात और एक लंबा असर पड़ेगा। तो इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इन अनुशंसाओं पर तो गौर करना चाहिए। और आप देखें कि इस अनुशंसा में एक महत्वपूर्ण बात और शामिल की गई है, वो ये कि नाइट विजन डिवाइस या ऐसी अत्याधुनिक चीज़ें जो कि उन्हें लगा कि सारे बयानों के बाद कि इस तरह की दिक्कतें मौके पर पेश आईं, गोली आई और जवान ये समझ नहीं पाए कि सामने कौन है, तो उसकी एक कमी यहाँ पर दिखाई दी। पर मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस के मामले में पिछले कुछ समय से काफ़ी इम्प्रूव हुई है फोर्स, और आगे भी ये बहुत ज़रूरी है कि नक्सल इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ही ऑपरेशन उन इलाकों में किए जाएं, खासतौर पे बस्तर की परिस्थिति में, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में ऐसे लोग ऐसे इलाके में मौजूद हैं जिन्हें मोटे तौर पे नक्सल इलाका मान लिया जाता है, लेकिन उसमें सारे लोग नक्सली नहीं हैं। चलिए, बहुत सही बात। जैसा हमारे तमाम जो गेस्ट हैं ये भी मानते हैं कि इस दिशा में अगर गलती हुई है, त्रुटि हुई है, चूक हुई है, तो ये सबसे बड़ा आघात करती है उन परिवारों के साथ साथ पूरे इलाके में विश्वास के ऊपर चोट करती है, और इसे भरने में वक्त भी लगता है, और वक्त ना लगे, आगे इस तरह के वक्त फिर से ना आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अनुशंसाएं उन पर रेगुलर काम जो हो चुका है उसको और आगे बढ़ाएं, टाइम बाउंड बनाएं, ताकि इस तरह की घटनाएं जो सुरक्षा का भाव लोगों के बीच में उसको ना तोड़ें। बहुत शुक्रिया आप सबका इस अहम विषय पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।